प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो क्लासेस में बात करने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें जितने भी इस चैप्टर में ऑनलाइनर प्रश्न है या जितने भी टॉपिक अच्छे अच्छे पॉइंट है उन सभी को ऑनलाइनर में देखा जाएगा। और इस ऑनलाइनर को करने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो ऑनलाइनर दिए जा रहे हैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसके करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइनर करेंगे। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं आप सभी, तो आपके इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न होंगे एक भी नहीं छूटने वाला है। और इस चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांस की राजक्रांति से हुई। नेक्स्ट देखेंगे फ्रांसीसी दार्शनिक अर्शर्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी व्यापक एकता है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक बड़ी व्यापक एकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट पॉइंट को जरूर नोट करेंगे। 1889 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप से प्रकट हुई और 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे 18वीं शताब्दी में मध्य यूरोप में निरंकुश राजशाही शासन था। 18वीं शताब्दी में जर्मन छोटे छोटे राज्यों में बटा था। लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में जर्मनी जो बटा हुआ था। कब? 18वीं शताब्दी में। उसके बाद फ्रांस में, यहाँ देखेंगे ये एग्जाम में आता रहता है, इसको जरूर पूछेगा कि यहाँ में पूछेगा फ्रांस में स्टेट जनरल नामक संस्था का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। पूछा जाता है किस संस्था का नाम बदल करके नेशनल असेंबली रखा गया? तो स्टेट जनरल। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था और इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि बुर्जुआ वर्ग किस वर्ग को कहा जाता है? तो याद रखेंगे मध्यम वर्ग के लोगों को कहा जाता है। 1789 की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के मध्यम वर्ग की क्रांति थी। ठीक है, पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ग की क्रांति थी? तो मध्यम वर्ग की क्रांति थी। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कई एग्जामों में पूछ दिया है, कई बार एग्जामों में। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ तथा 1804 ईस्वी में इसने फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। कौन? नेपोलियन। नेक्स्ट 1834 ईस्वी में प्रसा में एक शुष्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना की गई। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व वयोवृद्ध लफायते को कर रहा था। वयोवृद्ध ने लफायते को कर रहा था। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी में पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। ठीक है, कहाँ? पेरिस के थियर्स में। पूछा जाता है सुधारवादियों ने कहाँ पे एक विशाल भोज का आयोजन किया? तो याद रखेंगे पेरिस के थियर्स में। एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था विक्टर एनुमियल। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक विक्टर एनुमियल काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि काउंट काबूर को किसने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया? तो विक्टर एनुमियल। ठीक है, या पूछा जाता है कि विक्टर एनुमियल प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो काउंट काबूर को। ये लाइन याद रखेंगे, ये कई बार एग्जामों में पूछा है, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। और आप सभी क्वेश्चन बैंक का सीरीज से जरूर जुड़ जाएंगे, उसी से क्वेश्चन रहेगा और 450 प्लस आप लोग स्कोर कर पाएंगे उसी में। सिर्फ क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव अभी सीरीज चल रहा है। ऑब्जेक्टिव के बाद सीधे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप सभी को मिलने वाला है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो इंतजार करते रहिए। यहाँ पर 15 जनवरी तक टाइप हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को मिलेगा। इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीतिक बल के संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया और इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्य में जागत किया, यानी 3 गणराज्यों में जागत किया। सिस्पाइन और गणराज और लुगिलियन गणराज और ट्रांसपेंडेंट गणराज। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया। यंग इटली यंग यूरोप, याद रखेंगे किसने गठन किया? तो यंग इटली यंग यूरोप नामक संस्था मैजनी ने गठन किया।
गैरिबाल्डी पेशे का क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखें गैरिबाल्डी पेशे का नाविक था। नेपोलियन बोनापार्ट 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों में राइन राज संघ की स्थापना की या निर्माण किया। ठीक है, पूछा जाता है कब कि जर्मन राइन राज संघ की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया? तो 1806 ईस्वी में। ठीक है, तो आगे प्रश्न को देखेंगे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। पूछा जाता है यूनान किसके अधीन था? तो तुर्की साम्राज्य। शायद मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था। आगे यहाँ देखेंगे, इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। हीगेल में ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद विकास में भूमिका निभाई। नेक्स्ट देखते हुए चलेंगे, जर्मन में मेटरनिक आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया। यहाँ पे याद रखेंगे, जर्मन में मेटरनिक आंदोलन को कुचलने के लिए जो दमनकारी कानून होते हैं कार्लसवाद को जारी किया गया। नेक्स्ट, विलियम प्रथम फ्रांस का शासक था और जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। पूछा जाता है कि किसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया? तो याद रखेंगे विलियम प्रथम प्रसा का शासक विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया और 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच एक समझौता हुआ। वे तुर्की यूनान विवाद की मध्यस्थता थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट और इस बार के एग्जाम में आएगा, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और यूनान के बीच हुई। पूछा जाता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो याद रखेंगे 1829 ईस्वी में, या कभी पूछ देगा एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 ईस्वी में। किसके बीच हुई? तो तुर्की और यूनान, याद रखेंगे। ठीक है, तुर्की और यूनान के बीच। 1832 ईस्वी में यूनान ने एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया तथा वेवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया। पूछा, ठीक है, यहाँ पर याद रखें कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान स्वतंत्र हुआ 1832 ईस्वी में। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसिस डिक ने किया। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अधिकतर कोसुत को यहाँ पर दिया रहता है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो याद रखेंगे और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेपोलियन ने जर्मन और इटली राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकाल करके उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। वियना कांग्रेस, यहाँ पर पूछा जाता है वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी का। मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। याद रखेंगे कि पूछा जाता है वियना कांग्रेस का मेजबानी किसने किया? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया। गणतंत्र और प्रजातंत्र के विरोध में पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि मेटरनिक का शासनकाल, तो याद रखेंगे 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक, और इसी के शासनकाल को मेटरनिक युग का नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है मेटरनिक युग की समाप्ति कब हुई? तो 1848 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पर आगे नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, चार्ल्स 10 ने पोलिंगेनेक को प्रधानमंत्री बनाया। एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लेंगे। लुई फिलिप स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पूछा जाता है किसने? तो लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, याद रखेंगे 1830 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का शासक चार्ल्स 10 था। एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक, तो चार्ल्स 10 था। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप पूर्व वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंप दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर लगी। अगला देखेंगे, वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना हुई और लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। पूछा जाता है वियना व्यवस्था के बाद यानी वियना सम्मेलन के बाद किसको? तो याद रखेंगे बुर्बो वंश की पुनः स्थापना हुई और लुई 18वां को क्या बनाएगा? फ्रांस का राजा बनाएगा। 1848 में
फ्रांसीसी क्रांति मेटरनिक युग का अंत हुआ। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि मेटरनिक युग का अंत कब हुआ, तो आप सभी जानते हैं 1848 ईस्वी में। मेटरनिक का युग कब से कब कहा जाता है, तो 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक के काल समय को क्या बोलते हैं, मेटरनिक के। यानी मेटरनिक ने अपने ऑस्ट्रिया में 1815 से लेकर के 1848 तक शासन किया, और इसी काल को हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच 1866 ईस्वी में सेडेवा का युद्ध हुआ, और 1870 ईस्वी में पर्सा और फ्रांस के बीच सेडान की लड़ाई हुई। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहीं तक हम लोग ऑनलाइनर प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पर याद रखेंगे, जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न कराए गए हैं, आप सभी इन सभी को अगर याद कर जाते हैं तो हम लोग आगे समाजवाद और संवाद को देखेंगे ही। इसको करने के जस्ट बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेसन से हैं, उसको अगर देख लेते हैं। इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। एक व दो बार पढ़कर तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर कहीं डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।